पाठशाला में हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के चोल राजाओं ने आज से 1200 साल पहले ऐसे ऐसे काम किए जो उनके बाद आने वाले मुगल और यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। चोल राजाओं की सी पॉलिसी यानी समुद्र नीति, उनका फॉरेन ट्रेड, उनका आर्किटेक्चर, चोल राजाओं का गवर्नेंस मॉडल और चोल राजाओं के दौर के साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये सब अपने समय से बहुत आगे था। पीएम जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे। आज चोल हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में आपको इन सब की डिटेल जानकारी दूंगा। पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि चोल साम्राज्य कितना बड़ा था। जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा। चोल साम्राज्य का विस्तार भारत में आज के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक था। इसके अलावा बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक चोल साम्राज्य फैला था और ये सारे समुद्र के उस पार हैं। तो इसीलिए उनकी समुद्र नीति जो है, समुद्र पार करके वहां अपना साम्राज्य फैलाना, ये अपने आप में ये बहुत शानदार उनको बनाता है। बहुत ज्यादा उनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी उसके बारे में बताता है। चोल साम्राज्य के निशान आज भी इन देशों में पाए जाते हैं। इन देशों में आज भी कई बड़े और विशाल मंदिर मौजूद हैं। कई मंदिर तो चोल काल में बनाए गए थे। हमने आपको चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के बारे में थोड़ा कल बताया था, जिनके सामने मुगलों के बनाए किले, महल कुछ नहीं थे भाई। यहां तक कि यूरोप के देशों के आर्किटेक्चर भी चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के सामने फीके दिखते हैं। चोल साम्राज्य में बने मंदिरों का आर्किटेक्चर आज भी शोध का विषय है। लेकिन बात सिर्फ चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के आर्किटेक्चर की नहीं है। आर्किटेक्चर के साथ साथ चोल मंदिर विज्ञान और प्रयोग का भी केंद्र हुआ करते थे। चोल शासक विजयालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चोलेश्वर मंदिर बनवाया था। इसे विजयालय चोलेश्वर मंदिर कहते हैं और यह मंदिर अपने अनूठे आर्किटेक्चर के कारण बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही यानी अगर कोई इस मंदिर में बिना इजाजत या सेना के साथ आना चाहे तो संभव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि घुसना कहां से। इसके अलावा मंदिर परिसर में जो अलग अलग गुंबद बने हैं वो भी एक जैसे और दिशा के हिसाब से नहीं बने। इसका रहस्य आज भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों किया गया था। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो कलाकृतियां बनाई गई हैं वो भी कम मिस्टीरियस नहीं है और उनके बारे में आपको जानना चाहिए। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर विज्ञान का वो चमत्कार अंकित है जो आज के हाईटेक साइंस के समय में भी बहुत रेयर है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों से यह भी कहा जाता है कि चोल राजाओं के समय में जानवरों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था। यह दावा किया जाता है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें दावा यह किया जाता है कि ये जो कलाकृतियां बनी हैं ये जेनेटिकली जानवरों को मॉडिफाई कैसे किया गया था उसको दिखाती हैं और क्रॉस ब्रीड नस्ल तैयार की जाती थी उस जमाने में, यह दावा किया जाता है। सोचिए अगर यह दावा सही है तो चोल राजा जो थे या हिंदू चोल राजाओं का जो साम्राज्य था वो विज्ञान साइंस के मामले में उस जमाने में कितना आगे था। जैसे हाथी और शेर का क्रॉस ब्रीड याली, उस समय हाथी को यानाई और शेर को पुली कहा जाता था। इन दोनों के मिलन से याली नस्ल का जानवर बना, जैसे आज के दौर में लाइगर तैयार किया जाता है और यह कुत्तों की अलग अलग क्रॉस ब्रीड से तैयार किया जाता है। विजयालय चोलेश्वर मंदिर में न केवल जानवरों पर प्रयोग होते थे बल्कि इंसानों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था, यह कहा जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए जो विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर बनी हैं। इसमें हाथी और शेर के क्रॉस ब्रीड से बने याली के शरीर पर इंसानी चेहरा दिख रहा है। इस नस्ल को निर्याली कहते थे। यानी उस समय में 1200 साल पहले चोल शासकों के दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी, दावा किया जाता है कि वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके नई नस्लें तैयार कर रहे हैं। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की अलग वास्तुकला के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है कि वहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते थे। मुगलों के दौर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी आपने सुना है? बस केवल कहने के लिए महान का रट्टा आपको लगवा दिया गया है। अब आप समझिए कि जिस काम को चोल राजाओं ने कर दिया था उसके बारे में मुगल सोच तक नहीं पाए, लेकिन मुगल दौर के आर्किटेक्चर की तारीफ होती रही। कीजिए ना तारीफ, कौन मना करता है, लेकिन जब उससे बेहतर कुछ है तो उसको कहां साइड में डाल दिए भाई। उसको भी तो इतना ही कूट कूट के दिमाग में भरना था।
आपको चोलों के बनाए बृहदेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाता हूं। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर की भव्यता और इसका स्केल मुगलों के दौर में बनी इमारतों से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा चोल शासकों के बनवाए मंदिर उस दौर में स्थानीय व्यापार को बढ़ाते थे। भक्तों के आने से स्थानीय लोगों को फायदा होता था। साथ ही संकट के समय में लोग इन्हीं मंदिरों में शरण लेते थे। जैसे अकाल, महामारी या फिर शत्रु आक्रमण के समय ये मंदिर लोगों के लिए आसरा बनते थे, इसलिए भी इतने भव्य होते थे। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जिन राजाओं का कब्जा समंदर पर होता था वो राज्य ज्यादा धनवान होते थे। चोल राजवंश के पास समंदर का बहुत बड़ा इलाका था। अब आपको एक मैप के जरिए समझाता हूं कि चोल साम्राज्य कितने बड़े इलाके में फैला था और वो किन इलाकों में व्यापार करते थे और उनका असर किन इलाकों में था। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना विस्तृत साम्राज्य था इनका। यह व्यापार के लिहाज से आपको समझा रहा हूं। दक्षिण भारत का जो हिस्सा पीले रंग में आपको दिख रहा है वो चोल राजवंश का इलाका है। मौजूदा भारत में देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल का जो इलाका है वो चोल राजवंशों के कब्जे में था भारत के अंदर, अगर आप बात करें। लाल रंग वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो चोल राजवंश के असर वाले इलाके हैं। भारत में ये ओडिशा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जबकि बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया तक भी चोलों का व्यापार फैला हुआ है। हल्के नीले रंग का जो रूट आप देख रहे हैं ये बिजनेस रूट बताया गया। इसी रूट के जरिए चोल राजवंश दक्षिण भारत से चीन और सुमात्रा तक व्यापार करते थे। देख रहे हैं कितना जबरदस्त फैला हुआ है इनका पूरा जो ट्रेड कहिए, ट्रेड व्यापार के मामले में चोल राजाओं का सबसे ज्यादा जोर समुद्री गतिविधि पर था, जिसके कारण वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना व्यापार बढ़ाने में कामयाब रहे। चोल राजाओं के कारण ही दक्षिण भारत के राज्यों में समंदर में व्यापारिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों पर चोल राजाओं का कब्जा था, जिसके कारण उन्हें समुद्री व्यापार में काफी फायदा होता था। चीन के तांग राजवंश राजा शैलेंद्र के अधीन वाले श्री विजय साम्राज्य और बगदाद के अब्बासिद खलीफत चोल राजाओं के मुख्य बिजनेस पार्टनर थे। 1077 में चोल राजवंश का एक दूतावास चीन में खुल गया। उस जमाने में चीन में दूतावास, आज आप सुनते हैं ना कि आपका दूतावास, भारतीय दूतावास सुनते हैं, वो चोल राजवंश का दूतावास चीन में खुला हुआ था। ऐसा बिजनेस चल रहा था। यह दूतावास एक तरह का बिजनेस सेंटर था जहां आने वाले व्यापारियों को काफी फायदा होता था। उस समय कुलोथुंगा के पास चोल राजवंश की कमान थी। सुमात्रा में मिले खंडित तमिल शिलालेख में मर्चेंट नाना देसा के नाम का जिक्र है। इससे पता चला कि चोल काल के दौरान विदेशी व्यापार सक्रिय रूप से होता था। मोदी साथे राजस्थान।